नमस्कार, मेरा नाम है शशांक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल हॉरिजॉन में। आज हम दशमलव भिन्नें पढ़ने वाले हैं। और दशमलव भिन्नें क्या होती हैं कि जैसे ये भिन्न है, ये अंश हो गया, यहाँ पर नीचे हर हो गया। तो जो हर होता है वो 10 की घात में होता है, 10⁻1 हो गया, या यहाँ पे 2 हो गया, या 4 हो गया, है ना। तो ये पावर में होता है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे लिखा है 6/10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दशमलव में बटे में क्या लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ, मतलब 1 के बाद इसमें कितना जीरो लगा हुआ है, एक जीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.6। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे देखें हम 1/10 हो गया तो इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 0.1, यहाँ पे 2/10 हो गया तो इसकी वैल्यू 0.2, यहाँ पे 3/10 हो गया तो इसकी वैल्यू 0.3 हो जाएगी। ऐसे करते करते यहाँ पर 99/10 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 99.9, है ना। अब यहाँ पर जैसे 10 की 10⁻1 है तो ये 10 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर यदि 10 हम लिखें 2 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, दशमलव 1 के बाद कितने जीरो हैं, यहाँ पर हर में 2 जीरो हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे, तो मतलब 0.01। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे हम अगला कि यहाँ पर लिखा है 9/100, तो यहाँ हो जाएगा 0.09। यहाँ पर लिखा है यदि मैंने 99/100 तो ये क्या हो जाएगा, 0.99। मतलब कि हर में 1 के बाद जितने जीरो लगे होते हैं, हमें अंश में दशमलव के बाद उतने, उसको चेंज करते समय दशमलव के बाद भी उतने जीरो लगाने पड़ते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ। यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 100 लिखा हुआ है। यदि इस नंबर को हम काटेंगे तो क्या होगा, 4 1 जा 4 और 4 25 जा 100, तो 25 यहाँ लिखें, यहाँ 1 लिखें, तो क्या 25 का टेबल पढ़ने पे 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हम लगाएंगे क्या, यहाँ पर दशमलव लगेगा तो 1 यहाँ 0 पड़ जाएगा, कभी भी यहाँ पर भाग नहीं जाता है। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे दशमलव के बाद और अंक बढ़ाएंगे तो यहाँ बन जाएगा 0 और यहाँ बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 100 क्रॉस, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.04। तो हम देखें कि 4/100 को हम 0.04 लिख सकते हैं। ये प्रूफ है इस बात का। ये जैसे कि हम देखते हैं अब यहाँ पर 1/ यहाँ पर लिखा हुआ है 1000, तो 1 के बाद यहाँ कितने जीरो लगे हुए हैं, 3 जीरो लगे हुए हैं। मतलब अब इसमें जो वैल्यू होगी, यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब ये जितने जीरो लिखे हुए हैं, यहाँ कितने जीरो, 1 2 3, तो यहाँ पे 1 लिखा और यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए। क्यों, क्योंकि हमको दशमलव के बाद भी उतने ही अंक लिखने हैं। उसी प्रकार यहाँ पर यदि मैं थोड़ा बड़ा नंबर लूँ, 999 लूँ, अपॉन 1000 करूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 3 नंबर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। क्यों, दशमलव के बाद, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो हैं, इसलिए हमें 1 के बाद यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, इसलिए यहाँ पे दशमलव के बाद भी हमें 3 अंक लिखे हैं। उसी प्रकार यदि देखें हम, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने 2520 और अपॉन यहाँ पे लिख दिया मैंने 1000, तो हम दशमलव कहाँ लगाएंगे, 1 के बाद जितने जीरो हैं, दशमलव अंश में उतने ही अंक के पहले लग जाएगा। कितने जीरो हैं, यहाँ पे 3 जीरो हैं, तो यहाँ पर लग जाएगा 2520 लिखा तो 3 अंकों के पहले 1 2 3, तो मतलब 2.520। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है, जैसे सरल कीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 6/10 लिखा हुआ है, या फिर हम लिख दें 0.6 लिखा हुआ है। इसको 0.6 को हम क्या लिख लेंगे, 6/10। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 के बाद हम उतने ही जीरो लगा देंगे। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो 3/5 क्या हो गया इसका आंसर। अब दूसरा अंक लेते हैं यहाँ पर 0.125, तो इसे कैसे करेंगे, 0.125 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 125, इसे फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं हम, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 1 के बाद हम उतने ही जीरो लगा देंगे। हाँ, तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर 0.125 को हमने क्या लिखा हो, 125/1000। कारण क्या है
कि 125 दशमलव के बाद जितने अंक लिखे हुए होते हैं हमें 1 के बाद उतने ही जीरो लगाने होते हैं। अब इसे हम सरल कर लेते हैं, तो 25 से इसे काटेंगे तो 25 5 जा 125 होता है, और यहाँ पर 25 4 जा 100 और ये 0, तो 5 अपॉन क्या आया 40 आया, तो 5 अपॉन 40 है तो इसे और काट लेंगे, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। 6.75 यहाँ पे क्या लिखा हुआ 6.75 6.75 हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो यहाँ पर बटे में उसके बाद उतने जीरो लग जाएंगे और यहाँ पे पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा 675। इसे हम चेंज कर लेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे, ऐसे सरल करेंगे इसको, तो यहाँ पे 25 से ये भी नंबर कट जाएगा, तो 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, 25 2 जा 50। अब बचा कितना यहाँ पे 17 और यहाँ पर 5, तो मतलब 175 हो गया, और 25 7 जा हो गया यहाँ पर 175 और यहाँ पर 25 4 जा 100, तो कितना आ गया यहाँ पर 27/4। अब इसे हमें यदि प्रूफ करना है कि हाँ ये 27/4 हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो हम इसे भाग दे करके वापस डेसिमल वैल्यू में से ला सकते हैं। तो उसके लिए 27 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, यहाँ बचा 3, यहाँ लगाया हमने पॉइंट, यहाँ पे लगाया हमने पॉइंट, तो बन गया ये क्या 30, तो 4 7 जा 28, बचा कितना 22, और तो यहाँ पर दशमलव के बाद अब भाग नहीं जाता तो यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा 4 5 जा 20 क्रॉस, मतलब आ गया अपना 6.75। तो ये हमारा प्रूफ होगा कि हमने हाँ यहाँ पर सही फ्रैक्शन निकाला। अब एक डिफरेंट नंबर लेते हैं हम, यहाँ पर लेते 0.00024, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दशमलव को हटा देंगे, केवल नंबर लिख देंगे जो कि 24 लिखा है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 0, सॉरी यहाँ पे 5 0 अपन लगा देंगे, है ना। अब इसके बाद हमें इसे काटना है, तो कितने बार से कटेगा, यहाँ पर 2 12 जा 24 और 2 5 जा 10, ठीक है 4 0 हो गए। अब उसके बाद फिर कट जाएगा क्या, तो 2 6 जा 12, या 4 से काट लेंगे इसे, तो 4 3 जा हो गया यहाँ पे 12, और यहाँ पे 4 1 जा 4, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 0 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 2 जा 8, फिर बचा 2 2 0 बन जाएगा 20, तो 4 5 जा 20 और 0 और 0, है ना। तो यहाँ आ जाएगी इसकी वैल्यू कितनी 3/12500। किसी फ्रैक्शन में मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 9.2 और यहाँ लिखा हुआ है 11.5, यदि दशमलव हर में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक हैं और अंश में भी दशमलव के बाद भी उतने अंक हैं, तो हम यहाँ दशमलव को हटा देते हैं, तो यहाँ बन जाएगा 92/115, है ना। अब इसे हमें काटना है, तो कितने बार में कट जाएगा ये हम 23 से काट सकते हैं, तो यहाँ 23 से कटेगा ये, तो 23 4 जा 92 और 23 5 जा 115, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू कितनी 4/5। अब उसके बाद सेकंड देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1.255 और यहाँ लिख दिया मैंने 2.315, तो वैसे क्या हुआ दशमलव के बाद उतने ही अंक लिखे हैं, यहाँ पे भी उतने ही अंक लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, अब इसे हम काट लेंगे क्या, तो 25 से काट के देखते हैं, जो कि नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 5 2 जा 10, बचा 30, 5 6 जा 30, यहाँ बचा 1 5 3 जा 15, तो यहाँ पे आएगा 250/263। देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.252/312, है ना। तो इससे हम क्या कर लेंगे, दशमलव के बाद दोनों में अंश और हर में दोनों में समान अंक हैं दशमलव के बाद, तो हम यहाँ से दशमलव हटा देंगे, तो यहाँ बन जाएगा 252/312। अब इसे काटेंगे हम, तो देखते हैं ये 12 से कट जाएगा,
12 2 ज़ा 24 और 12 1 ज़ा 12, और वैसे ही वहाँ पर 12 2 ज़ा 24, उसके बाद बचेगा यहाँ पर कितना 7 और 2 बन जाएगा 72, तो 12 6 ज़ा 72, तो यहाँ पर 21/26 हो जाएगा, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 0.25 अपॉन 0.0125। अब हम यहाँ देखते हैं कि अंश में दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जबकि यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक हैं। तो हमें दशमलव के बाद यहाँ पे बराबर अंकों पे लाना पड़ेगा इसे। तो हम क्या कर सकते हैं इसको कि 0.2500 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दशमलव के बाद जो अंक होते हैं उसके बाद हम कितने भी जीरो लगा लें उसकी वैल्यू में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं 2 टाइप से आपको करना बताऊंगा। यहाँ पे हमने 2500 लिख दिया, मतलब 2500 लिख दिया, मतलब इस 5 के बाद चाहे दशमलव यहाँ पे 0.1 लिखा हो तो इसके बाद हम इतने भी जीरो लगा रहे हैं तो इस अंक के मान में, अंक की वैल्यू में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 0.25 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कितने भी जीरो लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक हैं, जबकि यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक हैं। तो दशमलव के बाद अंकों को समान करने के लिए हमने 25 के बाद 00 लगा लिया। उसी प्रकार यहाँ पे हो गया 0.0125 ज्यों कहते हो। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, अंश में भी और हर में दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो सेम हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर हटा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2500 अपॉन 125। ठीक है। तो देखिए दूसरा चीज क्या होती है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था 0.25 अपॉन 0.0125। इसे दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं कि 0.25 है तो हम इसे लिख सकते हैं क्या 25/100, और फिर ये पूरे का बटा लगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 125 अपॉन दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पर 4 अंक हैं, इसलिए हमने 1 के बाद कितने जीरो लगा दिए, उतने जीरो लगा दिए। तो इस टाइप से लिख करके हम यहाँ पे 100 को काट सकते हैं। 100 1 जा 100 और 100 जा 10,000। तो कट गया ये। जब ये कट गया तो इसी 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, है ना। मतलब इसकी सरलतम रूप क्या आया हुआ है, ये 25 की जगह में 25 रह गया, इसके बटे में आया है 125 अपॉन कितना आया 100। तो जब भी हम यहाँ पर बटे वाली जो संख्या ये भी फ्रैक्शन में है, इसके अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो भी फ्रैक्शन में है, जब हम इसे लिखेंगे पलटा करके तो इसे ये लिख सकते हैं 25 जब बटे वाला मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये हो जाता है 100/25, ऐसा हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या 2500/125। बात समझ में आ रही। अब देखते हैं हम, ये भी वैल्यू आ गई। 2 टाइप से मैंने आपको बता दी, ये थोड़ा सा लेंदी समझ में आ रहा है, ये थोड़ा सा इजी समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी एक प्रोसेस है जिससे हम इसकी वैल्यू ला सकते हैं। इसे दशमलव हटाने के लिए ये भी प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो ये इतनी आ गई वैल्यू कितनी 2500/125। तो ये कितना 25 से कट जाएगा, तो 25 5 जा कितना हो गया 125, 25 1 जा 25, तो ये कट गया कितने में 100, तो 100/5। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 20। अब हम सीखते हैं कि डेसिमल नंबर को हम जोड़ते कैसे हैं, दशमलव वाले नंबर को हम जोड़ते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, पहला क्वेश्चन है ये 1.125 प्लस 27.52 प्लस 97.6725। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 पॉइंट है ना, फिर उसके बाद बन जाएगा 125
अब उसके बाद दूसरा नंबर है 27.25, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 7, पॉइंट की जगह पर पॉइंट होगा और यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 2। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा अगला नंबर 97 है, तो यहाँ लिखेंगे 97 और प्लस पॉइंट की जगह पर पॉइंट आ जाएगा हमारा और फिर लिखेंगे 6725, 6725। अब इसे ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 की जगह पे 5, 3 + 2 = 5, यहाँ 7 + 2 9 + 2 = 11 की 1, कैरी आया यहाँ पे 1, 1 + 1 2, 2 और 5 7, 7 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 13, 13 की 3, कैरी आया दशमलव की जगह में दशमलव और उसके बाद कैरी आया 1, 1 + 1 = 2, 7 + 2 + 7 9, 9 + 7 = 16 की 6, कैरी आया 1, 2 + 1 3 और 9 + 3 = 12, 126.3155। ठीक है। अब हम देखते हैं डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई। हम दशमलव वाली जो संख्याएं हैं उनका मल्टीप्लाई गुणा कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक नंबर लिख लिया कि 1.251 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, तो इसे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 12 × 1 = 12 की 2, कैरी आया 1, 12 × 5 = 60 + 1 = 61, कैरी आया यहाँ पे 6, तो 12 × 2 = 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30, 30 के यहाँ पे 0 लिख लेंगे, कैरी आएगा यहाँ पर 3, तो 12 × 1 = 12 + 3 = 15। अब हम ये देखते हैं कि जो संख्या हमने ली है उसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो यहाँ पे हैं कितने अंक 1 2 3, 3 नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर 3 नंबर्स के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 3 मतलब 0 के पहले यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो संख्या क्या बन जाएगी 15.012। अब हम दूसरा नंबर देख रहे हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें 1.2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ लिखा हुआ 2.75। तो हम क्या देखते हैं, अब दोनों नंबरों में क्या लगे हुए हैं, दशमलव लगे हुए हैं। यहाँ पे तो एक नंबर में था, अब यहाँ पर हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो संख्या दी हुई है जितने अंक दशमलव के बाद हैं उतने अंक पहले दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, दशमलव हटा करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 2 हैं, है ना, और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 1 है, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद दशमलव 3 नंबरों को पहले लग जाएगा। अब गुणा करते हैं दशमलव हटा करके, तो 12 × 275, तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60 की 0, कैरी आया 6, 12 × 7 = 84, 84 + 6 = 90, यहाँ पे 0, यहाँ पे जाएगा 9 और उसके बाद 12 × 2 = 24 और 24 + 9 हो जाएगा 33। तो कितना आया यहाँ पे 3300 आया। अब कितने नंबर के पहले लगना है हमारे 3, क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, तो 2 + 1 = 3, तो यहाँ पे 1 2 3 3.300, तो इसे हम सरलतम रूप में 3.3 लिख सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद जो भी अंक होता है उसके बाद कितनी भी 0 लगे उसका कोई मतलब नहीं होता, संख्या जो उसका मान होता है, वैल्यू होती है, वो वही निकलती है। 3.3 इसका आंसर आ गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ लिखा है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.75 मल्टीप्लाई बाय 1.253। अब हम यहाँ पे 3 अंक देख रहे हैं, है ना, तो इससे पहले दशमलव हटा करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कितना 15 मल्टीप्लाई बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 1253। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 12 का मल्टीप्लाई बाय 15 का मल्टीप्लाई हम करते हैं 75 में, तो 15 5 5 = 75 की 5, कैरी आया 7, 15 7 = 105 + 7 = 112। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना 2 अंकों का 15 × 75 का जो वैल्यू आया वो आया कितना 1125। अब हम क्या करेंगे, इस 1125 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में 1253 में, मतलब कि 1253 में। तो हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं इतने बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन फिर भी यदि कैलकुलेशन आप पावर बढ़ाना चाहते हैं
तो बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिए, इससे आपका क्या है दिमाग खुलेगा और आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे, है ना। जैसे ये 1125 लिखा है तो 1125 थ्रीजा कैसे निकालोगे आप, तो सबसे पहले सोचो यहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो 11 थ्रीजा कितना होता है 33 और 25 थ्रीजा कितना होता है 75, तो मतलब 3375। तो 3375 की क्या आ गई यहाँ पे लिख लीजिए 5। अब कैरी क्या बन जाएगा 3375 है तो 337 क्या बन जाएगा कैरी बन जाएगा। अब 1125 लिखा हो तो 1125 का कितना हो जाएगा, सबसे पहले 1125 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11250, 11250 मतलब 11250 को अपन आधा कर लेते हैं तो कितने हो गए हो जाएंगे 1100 का आधा कितना, 1100 का आधा कितना 550, 250 का आधा कितना 125, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5265, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5625, 5625। अब इसमें ऐड कितना कर दो 337, कितना हो जाएगा 7 + 5 = 12, क्योंकि 2 कैरी आया 1 2 + 1 3 और 3 6 हो जाएगा यहाँ पर 3 1 6 + 3 = 9 और यहाँ पर 5 5962 हो जाएगा। तो 5962 की कितना यहाँ पर 2 लिख लो, कैरी आया कितना 596, क्या आया कैरी यहाँ पर 596। अब 1125 2 जा कितना 2250, 2250 में यहाँ पर क्या कर लो ऐड कर लो इसको 6 + 0 6, 9 + 5 = 14 की 4 कैरी आया 1 2 + 1 3 और यहाँ पर बन गया 8 और ये बन गया 2846 की यहाँ कितना लिख लो 6। अब कैरी कितना बन जाएगा 284, कितना बन जाएगा कैरी 284। अब क्या हुआ यहाँ पर 1125 बन जाए 1125 और कैरी कितना आया था 284, है ना। तो 5 + 4 = 9, 8 + 2 = 10 की 0 कैरी आया 1 1 + 1 = 2 और 4 यहाँ पर 1409, कितना 1409। अब हम आगे देखते हैं यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3 हैं और यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 हैं, यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं तो 1 है। तो क्या होगा इनको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे = कितना आ रहा है 6। तो यहाँ पर अब 6 आ रहा है तो यहाँ पर ही 6 नंबर्स के पहले हम पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आ गया आंसर 1.409625, ठीक है। अब हम देखते हैं डेसिमल्स का डिवाइड, दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे दे जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिख लिया मैंने 1.75 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। तो हम दशमलव को भूल जाएंगे तो 175 डिवाइडेड बाय कितना होगा 25, तो = कितना हो जाएगा 7 आंसर आएगा। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में है यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 हैं, तो यहाँ पर भी हम दशमलव के बाद 2 अंक ही लगाएंगे तो इसका आंसर जाएगा 0.07। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2 है तो हमने क्या किया यहाँ 0 लगा करके 0.07 कर दिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि क्या है 0.0256 डिवाइडेड बाय 0.0616, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं 4 अंक हैं, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 3 अंक हैं। तो हमें जब यहाँ पर था तो पूर्णांक से मल्टीप्लाई किया था हमने, लेकिन यहाँ पर क्या यहाँ भी डेसिमल और यहाँ भी डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे कि ये वाली संख्या को पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ 256 लिखा, अपॉन में कितना लिख देंगे, कितने अंक है 1 2 3 4, तो यहाँ पे लगा देंगे 1 के बाद उतने ही 0। उसके बाद हम पूरे का बटे करेंगे और यहाँ लिखेंगे 16। दशमलव के बाद कितने अंक हैं तो 3 है, तो अपॉन कितना हो जाएगा 1000। अब 1000 से इस 10,000 को काटेंगे तो कितने बाद में कट जाएगा, जो कि 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना है 256/10 है, 256/10 को हम क्या लिख सकते हैं 25.6। अब हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16 है जिसका हमने डेसिमल हटा दिया है, तो ये क्या बन गया यहाँ पर पूर्णांक।
तो ये 16 से 256 को हम डिवाइड करेंगे तो 16 बन जा क्या हो जाएगा 16 और 25 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और 9 और 6 बन जाएंगे क्या 96। तो 16 6 जा 96 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है तो एक अंक है, इसलिए हम एक अंक पहले क्या लगा देंगे दशमलव, तो आंसर क्या बन जाएगा 1.6। अब हम देखेंगे डेसिमल्स का एचसीएफ और एलसीएम, मतलब कि दशमलव वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम 0.27 है, दूसरा अपना हो जाएगा 1.8 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 0.036। अब हमें तीनों का जो क्या करना है एचसीएफ लेना है, मतलब कि महत्तम समापवर्तक लेना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ये दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं 2 हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 अंक है। सबसे पहले तीनों को बराबर कर लो, क्या लगा दो यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितने अंक हो गए 3 हो गए, यहाँ पर भी दशमलव के बाद कितने हो गए 3 अंक हो गए। तो हम क्या करेंगे अब इसको बिना दशमलव के लिख लेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 270, ये कितना बन जाएगा 1800, ये कितना बन जाएगा 36। अब हम तीनों का क्या ले लेंगे एचसीएफ ले लेंगे, मतलब कि महत्तम समापवर्तक ले लेंगे। तो वो कैसे लेंगे, यहाँ पे लिखा हमने 36 और यहाँ लिख लिया हमने 1800। तो कितने बार में चला जाएगा 36 5 टाइम में जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। इसको 50 ही कर लेते हैं, तो 50 टाइम में चला जाएगा तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 1800। 36 क्या आ गया, इन दोनों का एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे 36 है और यहाँ पर कितना है 270, कितने टाइम में चला जाएगा यहाँ पर 36 का टेबल में कितने बार में 270 आ जाएगा, बंद कर दो। देखते हैं हम यहाँ पर 36 यहाँ लिखा हुआ है, ये 270 है। अब 36 और 270 का एलसीएम कितने बार में कट जाएगा, यहाँ पर 36 है 5 टाइम में करेंगे तो यहाँ पर 180 आएगा। यहाँ कितना लिखा है 270 लिखा हुआ है, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 72। तो लगभग हम इसके करीब करीब पहुँच जाएंगे 7 टाइम में। तो 7 6 जा 42 की 2 कैरी आया 4 और 7 3 जा 21 और 4 25, तो मतलब 252। यहाँ कितना बच जाएगा 18 बच जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो 18 2 जा 36 हो गया। तो मतलब कितना आ गया इसका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक बराबर आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आ जाएगा 80। ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 3 हैं, तो यहाँ पर भी हम 0.018 लिख देंगे। दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे तो ये बन जाएगा इसका HCF। अब हम बात करते हैं LCM की। जब तीनों का LCM लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। यहाँ पर बन जाएगा 2 9 जा 18, यहाँ बन जाएगा 2 18 जा 36। उसी प्रकार यहाँ पर कटेगा 135 यहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 450, यहाँ आ जाएगा 9। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 135, यहाँ आ जाएगा 450 है तो 2 2 जा 5 जा, यहाँ पर आ जाएगा 9। फिर देखते हैं यहाँ पर 3 से, तो 3 से कट जाएगा क्या, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। उसी प्रकार यहाँ पर 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, यहाँ पर 3 3 जा 9। अब देखते हैं 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15 और यहाँ बन जाएगा 3 1 जा 3। अब यहाँ देखेंगे 3 5 जा 15, यहाँ पर 25, यहाँ पर 1, यहाँ पर लिखेंगे 5 1 जा 5, यहाँ 5 5 जा 25, उसी प्रकार यहाँ पर 5 1 जा 5। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम नीचे से करते हैं 5 5 जा 25, 25 3 जा कितना 75, 75 3 जा कितना हो जाएगा 225, 225 3 जा हो जाएगा 675, 675 2 जा हो जाएगा 12 12 13
670 1350, 1315 टू जा हो जाएगा 2700 और 2700 टू जा हो जाएगा कितना 5400, कितना हो जाएगा 5400। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आया 5400। अब यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक हैं सब जगह, तो वो है 3 अंक हैं, तो इसे हम क्या करेंगे 3 अंक के पहले लगा देंगे क्या दशमलव, तो 5.400 हो जाएगा ये, इसको हम लिख सकते हैं 5.4। ओके, ये एलसीएम का आंसर हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा 0.3333, तो तीन जो है बार बार आ रहा है, 3 जो है रिपीट हो रहा है, 0 पॉइंट हम लिख देंगे 3 पे बार। तो जब इसे हम दशमलव पे चेंज करते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, दशमलव के बाद कितने में संख्या पे बार है, तो 1 बार है, तो यहाँ पर 9 हो जाता है। उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर 0.565656 है, तो 56 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 0.56 पे हम क्या लिख देंगे बार लिख देंगे, और इससे 56 अपॉन क्या लिख देंगे 99। उसी प्रकार हम और संख्याएं देखें, जैसे तीसरा नंबर का देखते हैं, तो यहाँ पर 0.6725 है, तो ये 6725 की जो है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम इसे क्या करेंगे 0.6725 पे बार ले लेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे 6725 अपॉन 9999। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है जिन पे बार लगा हुआ है, इसलिए 9999 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं दूसरे टाइप का नंबर, जिसमें जैसे यहाँ पे 0 पॉइंट क्या लिखा हुआ है 34 लिखा हुआ है, 4444 ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो 0 पॉइंट यहाँ पर 34 के ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा। 4 के ऊपर बार लग गया, तो यहाँ पर इस संख्या को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वो कैसे चेंज होगी, यहाँ पे लिखेंगे हम कितना संख्या कितनी है जिसमें बार लगा हुआ है, तो वो है एक संख्या, और कितनी संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, तो वो है 1, मतलब कि यहाँ पर 0। जितनी संख्याओं पे बार लगा होता है उतने बार 9 लिखते हैं, फिर उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं होता है उतने 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर 34 है, कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, तो वो है संख्या 3, तो 34 माइनस क्या हो गया यहाँ पे 3 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 31/90। उसी प्रकार दूसरा नंबर हम देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है 0.134343। अब देखें यहाँ पर कि 134343, मतलब यहाँ पर जो है 43 की क्या हो रही है पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना 0.1343 पे बार। जब 43 पे बार, तो कितनी संख्याओं पे बार आ रहा है, जब से हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो जितनी संख्याओं पे बार आता है उतने बार 9 लिखते हैं, 2 संख्याओं में बार नहीं है तो इसलिए 00 लिखेंगे, और यहाँ पर ऊपर न्यूमिनेटर में 1343 माइनस 13 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1330 अपॉन 9900। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 990 बचा और 133 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 133 अपॉन 990। अब हम अगला नंबर देखते हैं 3.0072। यहाँ पर 72 बार बार आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 3.0072 पे बार लिख लेंगे। अब इससे हम जब फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, तो 2 संख्याओं के ऊपर, इसलिए 99, और कितनी संख्या पे बार नहीं है, तो 2 संख्याओं पे, इसलिए 00। अब यहाँ पर 72 है, तो यहाँ पर 72 माइनस क्या कर लेंगे 00, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 अपॉन 9900, है ना, तो यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ था, इसलिए हम क्या करेंगे इसे ये संख्या क्या लिखेंगे इसे 3 + 72 अपॉन 9900। इसे हम काट के देखते हैं 9 से,
तो अब क्या है यहाँ पर 8 हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद किससे काटेंगे हम, 4 से काट देंगे इसे। तो 4 से कट जाएगा यहाँ पर, 4 2 जा 8, 3 0 30, तो 4 7 जा 28, बचा यहाँ पे 2 0 20, तो 4 5 जा यहाँ पे 20 हो जाएगा, और यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/275। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 राइट 2/275। अब हम यहाँ देखते हैं फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों का घटता क्रम और बढ़ता क्रम हम कैसे निकालते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब होता है घटता क्रम, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ लिखते हैं 1/2 पहला नंबर, दूसरा है 3/5, यहाँ पर 7/25, ये 3 नंबर हैं। 3 नंबरों को हमें मान लीजिए अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में, और फिर हम इसी को लिखेंगे आरोही क्रम में, है ना। मतलब असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, है ना, और यहाँ पर आरोही मतलब हो गया बढ़ता क्रम, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है आरोही और अवरोही में। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग की बात है, डिसेंडिंग मतलब यहाँ पे घटता क्रम हो जाएगा, है ना, असेंडिंग मतलब हो जाएगा यहाँ पर बढ़ता क्रम। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, सबसे पहले 1/2 है तो ये हो जाएगा 0.5। कैसे निकालेंगे बताएं क्या, ये 2 है, भाग नहीं जाता, दशमलव लगाया, 10 बन गया, तो 2 5 से यहाँ पे 10 हो गया। अब दूसरा नंबर है यहाँ 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग नहीं जाता, 0 लगाया, तो 5 6 जा 30, 0.6। और उसके बाद यहाँ लिखा है 7/25, तो भाग नहीं जाता, 70 हुआ, तो 25 2 जा कितना हो गया, 25 2 जा कितना हुआ 50। अब बचा यहाँ पे कितना 20, और फिर लगाया 0, तो 25 8 जा 200। ठीक है, 25 8 जा कितना हुआ 200 हुआ। अब हम इसे क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कहाँ आएगा, पहले आएगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 0.6, फिर क्या है 0.5, फिर क्या है 0.28। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा नंबर पहले आएगा 0.28, फिर आएगा 0.5, फिर आएगा 0.6। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई होगी। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। आज हमने डेसिमल्स फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, जिसमें दशमलव वाले अंक मतलब डेसिमल नंबरों का जोड़ना, घटाना, एलसीएम, एचसीएफ, भाग देना, गुणा करना, और डेसिमल्स नंबर मतलब बार वाले जो डेसिमल्स नंबर होते हैं उन्हें फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इत्यादि सभी कुछ पढ़ा है। आज मतलब आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। कल इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे टाइप जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व इसी वीडियो में कराऊंगा, जिसका ये दूसरा भाग मैं कल रात 8 बजे अपलोड करूंगा। तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक्स से पढ़ रहे हैं। बेसिक्स से पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, सारे टाइप के हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें, जिससे कंपटीशन एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हमसे अछूता ना रह जाए। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो बिल्कुल इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जो लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, जिन्हें कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा चैनल के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।